ऑन कर दी। वाह, कहाँ तक थे भाई हम लोग? आज हमें ये पढ़ना था ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट एंड इंडेक्स, है कि नहीं? तो भाई इसमें इधर ध्यान केंद्रित, ध्यान किधर है? इधर टीचर इधर है, ठीक है। देखो इधर ग्लोबल जेंडर, अब गैप रिपोर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो थोड़ा सा हमें ये समझना है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत या रिलीज किया जाता है भाई? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसका होलसेल अथॉरिटी है, खास कर अगर देखा जाए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का। इसमें ये चीज बताया जाता है, क्या चीज? 4 इंडिकेटर को लेकर कि आखिरकार जेंडर में गैप किस तरीके से भाई, कौन से जेंडर को, मतलब मेल या फीमेल में, मेल को ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है सोसाइटी में या फिर फीमेल को ज्यादा दिया जा रहा है। इसमें 4 इंडिकेटर है या 4 डायमेंशन है, जैसे कि हमने देखा था ना एचडीआई कितने डायमेंशन में? 3 डायमेंशन में कैलकुलेट किया जाता था। सेम उसी तरीके से यहाँ पर जो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो 4 डायमेंशन को साथ में लेकर चलता है। पहला है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, कि इकोनॉमिक में पार्टिसिपेशन किस तरीके से हो रहा है महिलाओं का और पुरुषों का, ठीक है। इकोनॉमिक मतलब क्या? कि काम धंधा किस तरीके से ज्यादा किनको मिल रहा है, किनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, ठीक है। बहुत बार ऐसे आपने न्यूज सुना होगा कि कंपनी में होते हैं वो जो महिलाएं होती हैं उनको ज्यादा सैलरी नहीं मिलता इन कंपेयर टू मेन, ठीक है, जबकि दोनों का पोजीशन सेम है, खास कर अगर देखा जाए कंपनी में। लेकिन तो यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी दोनों को समान तरीके से नहीं मिलता है। आज भी आप देखो ज्यादातर जो प्राइवेट कंपनी में अपॉर्चुनिटी मेल पार्टिसिपेंट्स को ज्यादा मिलता है इन कंपेयर टू फीमेल पार्टिसिपेंट्स को, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि भाई वो लोग जो है वो ज्यादा दिन तक हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, ठीक है। एजुकेशनल अटेनमेंट की, एजुकेशन का अटेनमेंट किस तरीके से, अटेनमेंट का मतलब या फिर एजुकेशन अटेनमेंट का मतलब है कि ज्यादा पढ़ लिख कौन रहा है, एजुकेशन किसका या फिर किसके तक सबसे ज्यादा पहुंच रहा है, या मेल तक या फिर फीमेल तक, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। हेल्थ एंड सर्वाइवल दोनों इंपॉर्टेंट है। हेल्थ और सर्वाइवल, हेल्थ किसका अच्छा है ज्यादा भाई, और सर्वाइव ज्यादा दिन कौन कर पाता है? वैसे सर्वाइवल ज्यादा दिन वैसे महिलाएं करती हैं भाई, है कि नहीं? इसलिए देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी महिलाओं का ज्यादा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भारत का महिलाओं में ज्यादा है इन कंपेयर टू पुरुषों, ठीक है। तो शायद 72 साल है महिलाओं को और पुरुषों का 69-68 ईयर, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल इंपावरमेंट किस तरीके से दिया जा रहा है, ठीक है, पॉलिटिकली कितना सशक्त बनाया जा रहा है जेंडर के बेस पर। तो इन 4 डायमेंशन को कैलकुलेट किया जाता है भाई, और उसके तहत जो है वो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो तैयार किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहली बार इसे 2006 में इंट्रोड्यूस किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वर्ल्ड विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है वो ये काम किया गया था। इसमें सबसे पहली बात कि अगर चारों इंडिसेस से कैलकुलेशन किया गया और अगर स्कोर जो है वो 0 से 1 के बीच में इसको दिया जाता है, जैसे कि एचडीआई इंडेक्स को भी दिया जाता है 0 से 1 के बीच में, सेम उसी तरीके अगर मान लो कि 1 क्या शो करता है, फुल जेंडर पैरिटी, मतलब अगर एक किसी भी देश का अगर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट या उसका इंडेक्स का सूचकांक 1 है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर प्रॉपर तरीके से मेन और वुमेन के बीच में बैलेंस जो है वो है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मतलब वहां पर असमानता नहीं देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर पैरिटी मतलब क्या, समानता देखने को मिल रहा है, पूरी तरीके से समानता। और अगर 0 है इसका मतलब क्या है, असमानता है, पूरी तरीके से क्या है, असमानता, कि यहाँ पर जो है दोनों को साथ में लेकर नहीं चला जा रहा है अगर 0 है तो, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, असमानता कम होगा और समानता बढ़ेगा भाई, ठीक है, सेम उसी तरीके से। तो हमें ये बात याद रखना है। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि 4 चीजों पर ध्यान दिया जाता है भाई। पहला हो गया आर्थिक भागीदारी किस तरीके से और अवसर किस तरीके से प्रदान हो रहा है, शैक्षिक उपलब्धियां किस तरीके से है भाई, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा किस तरीके से। जीवन रक्षा आप बोल सकते हैं एक इंश्योरेंस टाइप में, कि ज्यादातर इंश्योरेंस किनका है, मेल पॉपुलेशन ज्यादा इंश्योरेंस कराते हैं या फिर फीमेल पॉपुलेशन ज्यादा इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक है। या सिक्योरिटी वाइज भी देखा जा सकता है। राजनीति जो है, राजनीतिक सशक्तिकरण किस तरीके से किया जा रहा है, ठीक है। अगर जहां 1 है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पूर्ण लैंगिक समानता को दर्शाता है और 0 पूर्ण असमानता को दर्शाता है। तो ये समझ में आ गया। 3 बात याद रखना है इसमें। डायमेंशन यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन पीसीएस में आज तक नहीं या कभी पूछेगा, ठीक है। हो सकता है ये पूछ ले कि
जो पहली बार है वो कब एक तरीके से पेश किया गया था? 2006 में। किसके द्वारा पेश किया था? क्योंकि ये अलग है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है वो इसे प्रस्तुत किया जाता है। पहली रिपोर्ट क्लियर हो गई भाई। यहाँ पर देखो, ग्लोबल जो जेंडर गैप रिपोर्ट 2024, वैसे 2025 में अगर देखा जाए तो भारत का रैंकिंग 131 था, 148वां, मतलब 148 नेशन में से 131वां पोजीशन पर था। ठीक है भारत। ठीक है, अगर 2024 का रिपोर्ट देखा जाए तो क्या है, आइसलैंड जो था, अभी भी 2025 में भी जो आइसलैंड है वो एक तरीके से क्या है, यहाँ पर ना सरकार जो है पैसा देती है यहाँ लोग को बसाने के लिए। आइसलैंड में ये हालत है। ठीक है, क्योंकि वहां इतना ठंड है कि वहां पर कोई जो वहां मतलब जनरली वहां पर सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। जो बहुत जिसको ठंडा ही पसंद है दिन भर, वो एक तरीके से वहां पर सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, जिसका पॉइंट देखो 0.935 रिमेन्स द वर्ल्ड मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री फॉलोड बाय फिनलैंड, नॉर्वे और न्यूजीलैंड। ठीक है, उसके बाद इंडिया रैंक 129th। ठीक है, जिसका रैंकिंग कितना है, मतलब स्कोर कितना है, 0.641। 146 नेशन थे, लेकिन 2025 में जो है 148 नेशन हो गया और भारत का रैंकिंग 131। तो क्या हमारा जो समानता है वो बढ़ा या घटा? घट गया। मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो हम लोग को समानता की तरफ जाना चाहिए था भाई, है ना, मतलब इक्वालिटी की तरफ, लेकिन हम लोग क्या जा रहे हैं, इनइक्वालिटी की तरफ। क्यों? क्योंकि एक तरीके से उस तरीके से एम्पावर नहीं किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में 68.5%, 0.1 पॉइंट इंप्रूवमेंट फ्रॉम 2023, लेकिन उससे ज्यादा दूसरे देश बढ़ गए, जिसकी वजह से हमारा रैंक उस तरीके से नहीं बढ़ा। सिंपल सी बात है कि नहीं? तो ये बात याद रखना है, 2024 और 2025 का डेटा दोनों। वो अब जैसे कोई कंट्री बोल रहा है कि भाई हम इस रिपोर्ट से बाहर रहेंगे, आप मेरी रिपोर्ट आप नहीं पब्लिश करेंगे। जो भी वर्ल्ड, इसको कौन पब्लिश कर रहा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जितने भी मेंबर हैं वो अपने आप ही इसका सदस्य बन जाते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन में जितने भी नेशंस ने अपने आप को रजिस्टर कर रखा है, वो लोग सब, उनका सबका HDI इंडेक्स जो निकाला जाता है, वो अलग अलग लेवल पर अगर उन्होंने बोला भाई हमारे को ये सब नहीं चाहिए, तो एक तरीके से नहीं दिया जाता। लेकिन जनरली जो मेंबर होते हैं वो आर्थिक मंच या वो UNDP के, वो अपने आप में ही एक तरीके से इस सारी रिपोर्ट का जो है भागीदार बन जाते हैं, उन्हीं में से निकाला जाता है। समझे? सिंपल सी बात है। अब मान लो कि एक स्कूल है, स्कूल मान लो, स्कूल में 200 बच्चे, ठीक है, 200 बच्चे और वहां पर निकालना है कि भाई ये 200 बच्चों में से ओवरवेट या बॉडी मास इंडेक्स मेल का ज्यादा अच्छा है या फिर फीमेल का ज्यादा अच्छा है, ठीक है, बॉयज का या गर्ल्स का। तो भाई जो लोग, जितने लोग स्कूल में होंगे उन्हीं का डेटा तो लिया जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं बाहर से पकड़ पकड़ के ला रहे हैं वो और डेटा ला रहे हैं, नहीं करेंगे ऐसा। तो सेम इसी तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जितने भी लोगों ने या जितने भी कंट्री ने एज अ मेंबर रजिस्टर कर रखा है, वही लोग इसके पार्ट होंगे। तो हर साल जुड़ते रहते हैं भाई। ठीक है, कोई वहां से अपना सदस्य छीन लेता है या फिर बोलता है भाई हम आज के बाद सदस्य नहीं रहेंगे। बहुत जगह पर, जैसे अमेरिका अभी बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट से अपने आप को अलग रखा है। ठीक है, या बड़े बड़े मंच से, तो ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। अमेरिका खैर तो हाँ, कौन? जेंडर गैप बढ़ रहा है, देखो यहाँ क्या 68.5 से 0.1। हाँ ठीक है, इम्प्रूवमेंट। हाँ, इम्प्रूवमेंट हुआ। हाँ पहले से अच्छा है, लेकिन रैंक में हम लोग एक तरीके से खराब है। 0.651 था पहले, अब 0.653 हो गया। तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अच्छा हुआ ना। कैसे बढ़ा? ये 1 तक जाएगा, अगर 1 तक चला गया मान लो ये, तो ये तो फुल समानता को दिखा रहा है ना, इक्वालिटी है। जीरो से अगर ये कम होता, मान लो कि 0.531 हो जाता, मतलब क्या, असमानता बढ़ी या असमानता घटी। समझ में? मैंने क्यों बताया वहां पर कि 0 और 1, 0 आपका असमानता को बता रहा है और 1 आपकी समानता को बता रहा है। तो जितना इधर जाएगा उतना अच्छा, जितना इधर से इधर आएगा उतना खराब। ठीक है, क्लियर? अब सोचो ना कि अब मान लो कि आप पहले 5 बच्चे थे भाई, एक क्लास में 5 बच्चे थे क्लास में। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये पहले फर्स्ट आता था, ठीक है, ये सेकंड आता था,
ये थर्ड आता था, ये फोर्थ आता था। अब मान लो कि इससे इसका तो इंप्रूवमेंट हुआ, ठीक है, लेकिन इसका उससे ज्यादा इंप्रूवमेंट हो गया, जिसकी वजह से ये आगे नहीं जा पाया भाई। सिंपल सी बात है। तो यही चीज वहां पर भी काउंट होता है, उसी तरीके से चलता है। तो ये समझ में आया भाई। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं थोड़ा सा हैप्पीनेस रिपोर्ट। हैप्पीनेस, खुश रहो भाई। खुश रहना जो है, अगर देखा जाए भारत बहुत नाखुश देश है एक तरीके से। साउथ एशिया में अगर देखा जाए तो सबसे पीछे है हम लोग। यहाँ तक कि भूटान, नेपाल, श्रीलंका हमसे आगे है हैप्पीनेस इंडेक्स में, खास करके देखा जाए। इसमें एक जो अभी देखना ये वाला बताऊंगा, गैलोप वर्ल्ड पोल डेटा के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो होता है वो एनुअली पब्लिश किया जाता है, किसके द्वारा भाई? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये एक अलग है। तो थोड़ा सा, और ये अभी हाल ही में नए नए तरीके से ऐड हुआ है, मतलब 2012 में ही आया, तो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2012 से जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वर्ल्ड लेवल पर क्या किया गया? प्रकाशित किया जाने लगा। अब यहाँ पर किसके द्वारा भाई? याद रखना, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। तो इस तरीके, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यहाँ कभी कभी यूएनडीपी दे देगा, तो नहीं, यूएनडीपी नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो नेटवर्क है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी देखता है, ठीक है, वो एक तरीके से इसकी जिम्मेदारी लेकर चलता है, या इसकी रिपोर्ट को रेडी करता है। कौन? डेटा, जैसे होता है ना सेंसस निकालते हैं, उसके लिए सारा डेटा को पोल किया जाता है भाई। सेम उसी तरीके से या दे सेड रैंकिंग आर बेस्ड, या फिर द रैंकिंग ऐसे कर दो, द रैंकिंग आर बेस्ड ऑन द पोलिंग बेस्ड ऑन द गैलुप वर्ल्ड पोल डेटा। गैलुप एक संस्था है, एनजीओ है, जो डेटा को इकट्ठा करती है, खास करके, या उनके बेस पर जिस तरीके से वो डेटा को इकट्ठा करती है, उसी तरीके से यूएन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है, वो एक तरीके से डेटा को इकट्ठा करता है पोल के हिसाब से। पोल मतलब हम क्लास में चले गए, भाई तुम कितने लोग खुश हो बताओ, तो 4 लोग खुश हैं, तो हमने लिख दिया भाई 100 में से 4 लोग खुश हैं, 4%। समझ में आए? इसी तरीके से तो गैलप वर्ल्ड पोल डेटा के अनुसार जो है, या उस पर बेस्ड जो है पोलिंग किया जाता है। तो याद रखना कि पोलिंग किसके आधार पर किया जाता है? गैलप वर्ल्ड पोल डेटा के अनुसार, ठीक है। विच टेक्स इनटू अकाउंट, 6 वेरिएबल्स को वो लोग पूछते हैं, पहली बात, या फिर उसको डायमेंशन को लेते हैं। पहला जीडीपी के मामले को, सोशल सपोर्ट कितना मिल रहा है, आपसे पूछा गया भाई सोशल सपोर्ट कितना मिल रहा है आपको, सामाजिक घर द्वार में आपको सपोर्ट किस तरीके से मिल रहा है, क्या महिलाओं को ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है या पुरुषों को ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, बढ़ावा किसको दिया जा रहा है, ये वाला। हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट अ बर्थ, कि भाई किस तरीके से न्यूट्रिशन वगैरह या हेल्थ पर ज्यादा ध्यान किस पर दिया जा रहा है, ठीक है, या कितना ज्यादा दिया जा रहा है, ज्यादा दिया भी जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा मल न्यूट्रिशन के शिकार जो है वो ज्यादा है वहां के लोग, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद फ्रीडम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम टू मेक द लाइफ चॉइस। आप देखते होंगे कि बहुत बड़े बड़े घराने में जिनका शादी हो जाता है, आज भी आपको देखने को मिलेगा, उनको फ्रीडम नहीं रहता है। वैसे अब तो खैर बहुत चेंज हो गया, लेकिन पहले के जमाने में क्या होता था, या आज भी बहुत जगह होता है, कि अगर उनका शादी हो गया भाई बड़े घराने में, तो वो नौकरी वगैरह नहीं करने देता। भाई छोड़ो तुम नौकरी, कौन? महिलाएं, वुमेन को नौकरी करने का, ये नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं भाई। होता था पहले, जनरली होता था, आज भी कहीं ना कहीं होता है भाई। अभी राजस्थान में एक न्यूज आया, राजस्थान में न्यूज क्या आया भाई, कि जो भी गर्ल्स हैं या जो भी वुमेन है जो मतलब जो शादी वादी करके आई हैं, उनको स्मार्टफोन अलाउड नहीं होगा। उनकी पंचायत ने, उसका पूरा एक पंचायत का ग्रुप है, उन्होंने ये डिसाइड करा कि स्मार्टफोन उन लोगों को नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब उनकी फ्रीडम को एक तरीके से छीना जा रहा है, जो कि अपने आप में ही गलत बात है। कभी भी किसी के फ्रीडम को हमें नहीं छीनना चाहिए। तुम छीनोगे? नहीं। वेरी गुड। जेन्योरिसिटी, जेन्योरिसिटी का मतलब क्या? उदारता। लिबर का मतलब लिबर्टी, ठीक है, उदारता बोलते हैं। जेन्योरिसिटी का कितना जेनरस है, कि समाज मतलब ऐसा तो नहीं कि स्ट्रिक्टनेस पर ज्यादा फॉलो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद परसेप्शन ऑफ करप्शन, एक होता है ना, जैसे कि आज बोला भाई अब तुम तैयारी कर रहे हो, कल अगर चले जाओगे तो करप्शन के साथ थोड़ा बहुत करेंगे, तो मतलब क्या परसेप्शन क्या है यहाँ के लोगों का? करप्शन का। तो यहाँ पर जनरली चांस ही है कि अधिक परसेंट जाके वहां पर भी ये लोग क्या करेंगे? करप्शन करेंगे। परसेप्शन बहुत जरूरी है। आपका परसेप्शन किस तरीके से, आपका नजरिया कैसे है किसी करप्शन को लेकर? कोई बोलेगा नहीं थोड़ा बहुत चलता है, तो थोड़ा बहुत क्या, थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है कि नहीं, जब करप्शन के मामले में आगे बढ़ते हो और एज ए ऑफिसर। तो ये बात समझ के चलना जो इंपॉर्टेंट है। परसेप्शन
बहुत जरूरी है जीवन में। आप जीवन में मान लो कि आप परसेप्शन ही नहीं कर रहे हो कि मैं निकाल पाऊंगा, तो कभी भी आप कोई भी जॉब नहीं निकाल पाओगे। अगर आपका परसेप्शन बन गया कि भाई वो कर सकता है, वो भी माँ के पेट से जन्म लिया, हम भी माँ के पेट से जन्म लिए, तो हाँ वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो करो भाई मजे से, है कि नहीं। और ऊपर से तैयारी कम से कम 6-7 घंटे, है कि नहीं। तो परसेप्शन बहुत जरूरी है, हम परसेप्शन ही नहीं बना पाते, हम अपने जीवन में किसी भी चीज को लेकर परसेप्शन नहीं बना पाते हैं। परसेप्शन जैसे हेल्दी लाइफ, योगा करना भाई, सुबह सुबह हमें योगा 1 घंटे जो है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम लोग ना न्यूज़पेपर तो पढ़ते नहीं, तो कहाँ से योगा करेंगे, है कि नहीं। तो परसेप्शन बहुत जरूरी है, परसेप्शन ऑफ करप्शन। और आजकल अगर करप्शन ज्यादा होगा मान लो, तो खुश कैसे ज्यादा रहेंगे करप्शन से, नहीं ना। अगर अब करप्शन ज्यादा होगा इसका मतलब क्या है कि करप्ट लोग ज्यादा है, तो कभी भी वो देश खुशहाली की तरफ नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि अच्छा काम हो ही नहीं पाएगा। बड़े लोगों का ही काम हो पाएगा, जिनके पास पैसा है वही लोगों का काम हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या कि हम लोग ये मानकर चलते हैं कि जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो बहुत ज्यादा खुश है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी तो जरूरी नहीं है ना, समझ रहे हो। तो कितना बोला गया भाई यहाँ पर, कितने वेरिएबल्स को, 6 वेरिएबल्स को मेजर किया जाता है, किसके पोलिंग डेटा के अनुसार, गैलोप पोलिंग डेटा के अनुसार 2012 में शुरुआत किया गया था। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, हाँ हैप्पीनेस इंडेक्स को बनाया जाता है, ठीक है, पोलिंग के आधार पर। आपसे पूछा भाई मैंने कि भाई हाँ ठीक है, ये जीडीपी पर कैपिटा इनकम की, भाई आपका पर कैपिटा इनकम कितना, परचेजिंग पावर पैरिटी बोला है, मतलब यहाँ पर रियल इनकम को तवज्जो दिया जाता है। कल भी मैंने बताया था, रियल इनकम को या फिर रियल वेज को, वास्तविक मजदूरी को। वास्तविक मजदूरी का मतलब क्या हो गया कि कितना आपके पास खरीदने का क्षमता है, वो इंपॉर्टेंट, परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है, समझ रहे हो यहाँ पर। तो इसके आधार पर रिपोर्ट को तैयार किया जाता है परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है, समझ में आया भैया जी। चलिए आगे देखो, हिंदी में देख लो थोड़ा सा क्या है, थोड़ा इसे देखना, ज्यादा नहीं। विश्व खुशी, ओहो, खुशी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा, कितना अच्छा हिंदी पढ़ने में लगता है कभी कभी, प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है ना, अच्छा लगता है ना। क्या बच्चा नहीं दिख रहा चश्मा से भी, तो चश्मा, अच्छा। भ्रष्टाचार के बारे में धारणाएं, देखो ये वाले, ये धारणाएं आप लोगों को नहीं रखनी है। अगर धारणा आपका बहुत अच्छा है इसके ऊपर कि भाई करप्शन करेंगे ही करेंगे, तो कभी भी खुश नहीं रहोगे, तो याद रखना, ठीक है। करप्शन थोड़ा बहुत भी नहीं करना है, ठीक है, करना ही नहीं। आगे आ जाओ भाई, नेक्स्ट आते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार देखो भारत का स्थिति क्या है भाई, इंडिया का स्थिति क्या है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है। इंडिया इंप्रूव्ड इट्स रैंक टू 118th अमंग 147 कंट्रीज, मतलब 118वां जो रैंक है 147 कंट्री में। फिनलैंड जो है सबसे ज्यादा खुश है भाई, ठीक है, 8th कॉन्सिक्यूटिव ईयर, मतलब 8 साल से लगातार खुश कौन है, फिनलैंड ही खुश है। उसके अलावा दुनिया में कोई खुशी नहीं, ऐसा लगा। ये कभी कभी फॉल्स भी रिपोर्ट रहता है, लेकिन अब पढ़ना है तो पढ़ना है। फॉल्स इन द सेंस कि देखो कहीं पॉपुलेशन का भी, तो पॉपुलेशन का भी एंगल लेना चाहिए, बहुत बार बोला जाता है यहाँ पर कि जहां पर पॉपुलेशन ही 50 है वहां पर 40 आदमी खुश है, तो अपने आप परसेंटेज नहीं बढ़ गया उसका। और जहां पॉपुलेशन इतना है 1.5 बिलियन, तो क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ज्यादा दुखी होगा, दुख होगा ना भाई, है क्या, ये बात है। दुख नहीं होगा यहाँ ज्यादा, कुछ ज्यादा खुश होना चाहिए है? अभी धीरे धीरे वर्ल्ड जो है, इंडिया जो किसके तरफ जा रहा है, न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जा रहा है कि नहीं। पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करता था, अब क्या है, न्यूक्लियर फैमिली है। इसका मतलब क्या है, धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली में आने से वो ज्यादा अपने आप को खुशी महसूस कर रहे हैं, ज्वाइंट फैमिली में अपने आप को खुश महसूस नहीं कर। इसका मतलब क्या है कि एक धारणा बना सकते हैं हम लोग यहाँ पर भी कि ज्वाइंट फैमिली में लोग खुश नहीं रहते, मतलब सब लोग खुश नहीं रहते हैं। जनरली जो लीडर ऑफ द हाउस रहता है, जिसको हम लोग बिजनेस के भाषा में कर्ता बोलते हैं, आपने सुना होगा हिंदू ज्वाइंट फैमिली बिजनेस में एक लॉ है, उसके तहत जो भी फैमिली बिजनेस होता है उसमें जो कर्ता होता है वो हेड ऑफ द बिजनेस होता है। हेड कर्ता, कर्ता मतलब हु इज द होल सोल अथॉरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस, कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस को जो पूरे चलाकर चलता है। सेम उसी तरीके से हर, जो पहले क्या होता था भाई, एक दादाजी रहते थे या फिर एक पिताजी रहते थे, उनके ही कदमों पर सारी परिवार जो है वो, या उनके ही पूरा डिसिप्लिन, उनके सोच पर पूरा परिवार चलाया जाता था या चलता था, है कि नहीं।
अपना कुछ भी फ्रीडम नहीं था, मतलब वहां पर एक तरीके से अब फ्रीडम ही नहीं मिलेगा तो आपको हैप्पीनेस कहाँ से आएगा? ठीक है, खुश आप एक बंद कमरे में रहोगे कि एक खुले आसमान में रहोगे जो बिना बारिश का, वैसे बारिश होगा तो आ जाओगे घर के अंदर, लेकिन बारिश नहीं हो रहा तो आप ज्यादा खुश हो, है ना? बारिश मान लो कि 1 घंटा में 5 मिनट बारिश ठीक लगता है, 1 घंटा आपको बारिश में खड़ा कर देंगे तो ठीक नहीं लगेगा ना, है ना? समझ रहे हो? हाँ बताओ, कुछ सवाल था? सवाल नहीं? नहीं, मैंने क्या बोला कि एक धारणा बना सकते हैं, मैंने हमेशा कहाँ बोला? हमेशा तो इकोनॉमिक्स में कुछ होता ही नहीं है। आप सोचो, आपने बोला लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस बढ़ा भाई, मांग का नियम क्या बोलता है? प्राइस बढ़ा, मांग की मात्रा घटेगी, लेकिन क्या हमेशा होता है क्या? नहीं। हमेशा ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना, एक्सेप्शन भी तो है वहां पर, इसीलिए इकोनॉमिक्स में कोई परफेक्ट होता ही नहीं, हमेशा ये इवॉल्विंग सब्जेक्ट है, हमेशा इवॉल्व होते रहता है। ठीक है, आने वाले समय में हैप्पीनेस इंडेक्स में देखो और कुछ भी ज्वाइन कर लिया जाएगा भाई, उसमें और भी कुछ डायमेंशन को ऐड कर लिया जाएगा, तो हमेशा ऊपर नीचे होते रहता है, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखो पहले अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन 2010 के बाद अलग एंगल को लिया गया, समझ रहे हो? तो ये थोड़ा सा इवॉल्विंग सब्जेक्ट है, इसीलिए इसको हमेशा करंट से जोड़कर पढ़ाया जाता है। अब याद रखो यहाँ पर इंडिया स्ट्रेंथ लाइज ऑन द, अब इंडिया का स्ट्रेंथ लाइज ऑन द हाई सोशल सपोर्ट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फैमिली स्ट्रक्चर एंड द कम्युनिटी बॉन्ड, कि आज भी हमारे देश में कम्युनिटी का जो बॉन्ड है उसके वजह से लोग खुश हैं। कम्युनिटी बॉन्ड जो अपने अपने धर्म को लेकर मान लो, या जो कम्युनिटी या फिर फैमिली का जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, आज भी हम लोग के फैमिली में अगर देखा जाए तो बॉन्डिंग ज्यादा, जैसे हम लोग क्या है कि अभी भी माता पिता को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन अगर विदेश में चले जाओ तो माता 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 पिता अलग अलग रह रहे हैं, और एक उन लोग का 60 साल में डाइवोर्स हो रहा है। हमारे यहाँ डाइवोर्स का चलन तो ये 10-15 सालों के बाद हुआ है, ठीक है, मतलब ये पिछले 10-15 या 20-25 साल के बाद से शुरुआत हुई, लेकिन पहले उतना डाइवोर्स नहीं हुआ करता था। डाइवोर्स अब हो रहा है, क्यों? क्योंकि एजुकेशन बढ़ा है भाई, और हम लोग सीख रहे हैं वेस्टर्न कल्चर से। तो ये बात है कि हमारा जो सबसे मेन जो बोला गया कि भाई हमारा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि हम लोगों ने इंप्रूवमेंट करी हैप्पीनेस इंडेक्स में, वो क्या है कि जो सोशल सपोर्ट है, सामाजिक अकेलापन यहाँ पर कम है इन कंपेयर टू, अगर आप देखो अमेरिका, यहाँ अकेलापन क्यों? क्योंकि आप हर वक्त जो है फैमिली से घिरे रहते हो, आपके मम्मी पापा क्या करेंगे, हर रोज फोन करते हैं, 2 बार फोन नहीं उठाए फिर बगल वाले आंटी को फोन करेंगे, हाँ, या फिर आप अगर मान लो रेंट पर रह रहे हैं तो नीचे आंटी को फोन करेंगे, भाई कि मेरी बेटी कहाँ गई आप बताइए, वो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन विदेश में क्या होता है, कोई मतलब नहीं है, कहाँ कुछ वैसा हो गया, कुछ कांड वांड करके आ गई वो लोग, ठीक है, लड़का या लड़की, तब एक तरीके से पता चलता हाँ भाई कांड वांड हो गया, समझ रहे हो? तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है, और ये हमारा जो है वो एक क्या है, स्ट्रेंथ है, ठीक है। इट्स वीकनेस इंक्लूड्स अ लो, लेकिन इसका वीकनेस यही है कि वहां पर फ्रीडम नहीं मिलता है हाँ या ना? कि फैमिली जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, सोशल सपोर्ट है, जिसकी वजह से फ्रीडम नहीं मिल पा रहा है ना? और फ्रीडम नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए हमने एक राइट टू प्राइवेसी का अलग चोचलाबाजी हमने पास किया है भाई, हाँ चोचलेबाजी तो है कि प्राइवेसी प्राइवेसी चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं, हाँ बताइए मैडम। बहुत इफेक्ट करता है, इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा क्यों नहीं, मेंटली अगर इफेक्ट हो रहा है, जैसे मान लो अच्छा अच्छा एग्जांपल देते हैं, देखो देखो हंसना मत, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या नहीं, देखो एक ये कौन है, चिंटू है, चिंटू का विवाह किसमें, चिंटी के साथ हुआ, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, चिंटी थोड़ा सा खड़ूस थी तो इन दोनों में क्या हो गया, डाइवोर्स हो गया। अब ये ना बढ़िया कमा रहा था 2 लाख रुपया पर महीना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब चिंटी इससे डाइवोर्स ले ली तो बोली भाई अब हमको, अब तुम्हारा तनख्वाह के कुछ पैसा चाहिए, पहले साथ में ग्रो हो रहा थे, ये ग्रो हो रहे थे, मतलब अगर इनका एक एक छुटका भी हो गया होगा अगर मान लो बीच में, तो फिर ये इसका अलग टेंशन कि भाई ये पालेगी या ये पालेगा, है कि नहीं? मतलब पैसा बट गया ना, एक साथ जहां इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था, अब पैसा 3 जगह बट गया। तो इकोनॉमिक अगर एक होता है कि पैसा हम एक जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक है पैसा कि हम 4 जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये अब इस पर जो खर्चा होगा भाई ये अलग तरीके से कर रहे हैं, ये मान लो कि पब वब जाके पैक बुक ले रही है, तो इसमें पैसा तो बर्बाद कर रही है ना, पहले पैसा बर्बाद नहीं होता था, हाँ। लेकिन लेकिन
इनकम उतना ही था, लेकिन पहले प्लान्ड तरीके से खर्चा हो रहा था। अब हो सकता है कि ज्यादा जो चांस बनता है कि अब जो खर्चा होगा वो अनप्लान्ड तरीके से होगा। पहले जब ये तीनों साथ में होते हैं, चिंटू, चिंटी और एक का मंटू, इसका नाम है, तो मंटू पहले क्या था भाई, तीनों साथ में तो प्लान तरीके से चल रहा हो, मतलब चलता, लेकिन अब थोड़ा सा डाइवर्स हो गया, जिसकी वजह से प्रॉपर एक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा उसका इनकम का सही तरीके से इस्तेमाल। जैसे शाहबानो वाला केस देखो, वो 200 रुपया के लिए ही तो लड़ाई हो जाता है ना, पूरा केस ही हो जाता है। 400 रुपये, सॉरी, हाँ 400 रुपये, 400 रुपये था, बाद में बेचारा हार ही जाता है। ठीक है, तो मेंटल भी एक हेल्थ होता है ना, फिर मेंटल हेल्थ भी तो गड़बड़ होता है। आप कोई मान लो कि मेंटली डाइवोर्स से टॉर्चर हो गया, मान लो या पति हो रहा टॉर्चर या फिर पत्नी हो रही है टॉर्चर, मेंटली सुसाइड कर लिया, मान लो खत्म हो गया, या फिर मान लो कि उसने नौकरी वोकरी छोड़ के साधु संत बन गया, ठीक है, या फिर कहीं पर, हाँ उसको भी पालना है, तो वो अलग लफड़ा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप देखा जा सकता है, प्रेशर ज्यादा पड़ जाता है। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, हाँ डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है, मार्च 20 को। ठीक है, 20 मार्च को खुशहाली दिवस। अब उस दिन कम से कम खुश रहिए, ठीक है, और दिन रहिए ना रहिए, इस दिन जरूर खुश रहिए, क्योंकि अवेयरनेस फैलाया जाता है, तो नाटक तो कर ही सकते हैं, है कि नहीं? वैसे अंदर से खुश कोई नहीं है। इनिशिएटिव ऑफ किसका है भाई? यूनाइटेड नेशन का इनिशिएटिव है कि हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो है वो मनाएंगे 20 मार्च 20 से, ठीक है, विच रिकॉग्नाइज द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस एज अ फंडामेंटल ह्यूमन गोल। ये क्या बोला गया? अब ऐसा ना हो कि आने वाले समय में ऐसा हो जाए कि फंडामेंटल राइट हो गया हैप्पीनेस। अब कौन खुश है, वो तो कभी होगा नहीं वैसे, लेकिन ये बोला गया कि फंडामेंटल ह्यूमन गोल होना चाहिए, मतलब एक ह्यूमन का गोल क्या होना चाहिए? पैसा वैसा तो सब ठीक है, लेकिन सबसे पहले हैप्पीनेस। अब हैप्पीनेस भी पैसे से जुड़ा हुआ है, हेल्थ से जुड़ा हुआ है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, तो पैसा नहीं तो वैसे भी खुश नहीं है, तो सबसे पहले पैसा बढ़ाओ, है ना, अपना इनकम बढ़ाओ, तभी तो खुश रहोगे, नहीं तो वैसे भी खुश नहीं हो, गरीबी से तंग हो भाई, है ना, आपको कुरकुरे खाने मन कर रहा है, कुरकुरे के लिए पैसा नहीं है, तो क्या आप फिर वो एक और आता है ना, दूसरा क्या आता है, सस्ता वाला भी आता है कुछ, सस्ता कुछ नहीं आता, एक आता है 5 रुपया का आता है, टेढ़े मेढ़े, टेढ़े मेढ़े नहीं खाई, 5 रुपया का आता है, 5 के आते हैं, लेकिन उसमें क्वांटिटी कम रहता है, टेढ़े मेढ़े में क्वांटिटी ज्यादा रहता है। ठीक है, तो क्वांटिटी पर जाएंगे हम, क्वालिटी पर खा जाएंगे, गरीबी ज्यादा है, हमें पेट भरना है कि नहीं? तो ये बात समझना है, तो हमें फंडामेंटल गोल जरूरी है। अब देखो, द थीम ऑफ 2025 याद रखना, 2024 ना भी याद रखो चलेगा, ठीक है। 2024 में वैसे कुछ हुआ था ना, क्या हुआ था? नया साल आया था, है? नया साल नहीं आया था 2024 में, से मुझे 2026 में भी नया साल आया भाई। 2026 में क्या? केयरिंग एंड शेयरिंग, हो केयरिंग एंड शेयरिंग, ये रखा गया थीम। तो याद रखिएगा 2025 का जो थीम था वो क्या था भाई? हर डेट का, जो हर इंटरनेशनल डेट मनाया जाता है या कोई भी अगर दिवस मनाया जाता है, उसका कोई ना कोई थीम रहता है, तो इसका जो थीम है वो क्या था? शेयरिंग एंड केयरिंग। तो चलिए यहाँ तक है, अभी कहाँ, अभी तो आया आएगा तब ना। तो मतलब 1 जनवरी को ही रिपोर्ट आता है, कब है देखो, 20 मार्च, ठीक है, अब छापिए। 3 रिपोर्ट हो गया भाई, 3 चीज हो गया, 2 चीज पड़े। अच्छा ये वाला तो हो गया, अच्छा ये वाला भी नहीं हो रहा था ना।
चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं फिर। अच्छा ये भी बचा हुआ, कोई नहीं अभी लिख लीजिएगा, पहले मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है, इसको एक साथ ही खत्म कर लेंगे इसको। देखो एक हैप्पीनेस जो करिकुलम है ना वो स्टार्ट किया गया दिल्ली में, ठीक है, जब केजरीवाल जी की सरकार में था ना, तो वहां पर एक दिल्ली हैप्पीनेस करिकुलम स्टार्ट किया गया था। मतलब भाई कि स्कूली शिक्षा में किस तरीके से खुश रहा जाए उसके बारे में अलग अलग एक्टिविटी जो है वो किया जा रहा था वहां पर। द करिकुलम इज वन ऑफ द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट का इन एजुकेशन सेक्टर, जो कि कब लॉन्च हुआ था 2018 में। तो याद रखिएगा हैप्पीनेस के लिए हमारे देश में क्या क्या किया गया। सबसे पहले दिल्ली में किया गया भाई, मध्य प्रदेश पहला स्टेट बना जो कि इंडिया में जिसने एक हैप्पीनेस डिपार्टमेंट ही बना दिया, कि भाई एक ऐसा डिपार्टमेंट जो अलग अलग जगह पर जा जाके या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट में खुशी कि किस तरीके से खुश रहो भाई, किस तरीके से काम करो, अपने काम में किस तरीके से खुशी ढूंढो, उसको बताने की कोशिश, मतलब मोरल एथिक्स वगैरह के बारे में बताने के बारे में यहाँ पर जो एक अलग डिपार्टमेंट जो है वो खोला गया, जो कि हैप्पीनेस डिपार्टमेंट 2016 में, ठीक है। आंध्र प्रदेश सेकेंड स्टेट बना टू हैव अ हैप्पीनेस डिपार्टमेंट। इसका कोई मतलब 2000 बोला जाता है कि 17-18 में शुरुआत किया गया, लेकिन आप याद रखिएगा कि सबसे फर्स्ट वाला ही आपको ज्यादातर पूछा जाएगा, सेकंड में पूछा जाएगा तो आपको स्टेट का जो है वो नाम, उसके बाद आकर अगर देखा जाए तो हैप्पीनेस करिकुलम किस में ऐड किया गया, दिल्ली में। तो ये 3 स्टेट है जहां पर आपको देखने को मिलेगा हैप्पीनेस से रिलेटेड डिपार्टमेंट या फिर कहीं ना कहीं करिकुलम चलाया जा रहा है कि हम बच्चों को किस तरीके से खुश रखें। क्लियर ये वाली बात। उसके बाद अगर देखा जाए क्या, नहीं दिल्ली में एजुकेशन सेक्टर में सबसे पहली बार, वो डिपार्टमेंट नहीं बनाया कोई, वो एजुकेशन सेक्टर में कि भाई स्कूली शिक्षा में किस तरीके से बच्चों को, कि अगर बेस में ही बच्चों को खुश रहना सिखा दिए तो आगे चलकर भी वो उसी तरीके से जीवन को जिएगा, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट है ये वाला स्लाइड, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर देखा जाए तो सबसे पहले देखो लो इनकम कंट्रीज किसको बोलते हैं भाई, लो इनकम जो नेशन है वो किसको बोलते हैं, जहां पर जिस नेशन का पर कैपिटा इनकम किससे 1005 यूएस डॉलर से कम या उससे या उससे कम, ठीक है। वैसे जनरली इससे कम जो होता है वो एक तरीके से मतलब 1005 जो यूएस डॉलर से अगर कम किसी का पर कैपिटा इनकम है देश का तो वो लो इनकम कंट्री के अंदर आएगा, ठीक है, उसका इनकम क्या लो है। उसके बाद लो मिडिल इनकम जो नेशंस है, मतलब क्या निम्न मध्य आय, कितने से कितने तक भाई, देखो 1006 से लेकर 3995, ये डेटा परफेक्टली याद रखिएगा ऐसे ही, इसमें कोई छेड़खानी नहीं, ठीक है। आगे अगर देखा जाए अपर मिडिल में देखो क्या 12,000 तक, ठीक है, 3956 से लेकर 12,235 तक। और अगर 12,235 यूएस डॉलर से अगर कोई ज्यादा किसी भी देश में अगर पर कैपिटा इनकम है तो देन दैट कंट्री इज डेवलप्ड, उसको डेवलप्ड बोलते हैं जनरली का, हाँ 3996 होगा, सही पकड़े, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो 3996 समझ रहे हो, ये तीनों चीज समझ में आ गया, इसमें तो रटना है भाई, इसको तो कुछ समझ भी नहीं सकते हो, समझना है इसको। डेवलप्ड नेशन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डेवलप्ड कंट्रीज, व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपिंग कंट्री एंड व्हाट डू यू मीन बाय लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है यार। लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, तीनों का डिफरेंस देखो क्या है। डेवलप्ड कंट्री क्या होता है, जनरली डेवलप्ड कंट्री वो होता है जहां पर कैपिटा इनकम के हिसाब से एक तो हम लोग वो, ऊपर से एन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री, और जहां पर प्रॉपर तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है। जैसे बोला जाता है ना कि भाई प्रदूषण का सबसे ज्यादा जिम्मेदार अगर है कोई तो वो डेवलप्ड नेशन है, क्योंकि उन्होंने उतना पोल्यूशन कर कर अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर लिया, और अभी हम लोग कर रहे हैं। डेवलपिंग का मतलब क्या, अभी हम लोग ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं भाई, क्योंकि हमें ज्यादा फैक्ट्री चाहिए तो पोल्यूशन तो होगा ही होगा, ठीक है। तो बहुत बार डेवलप्ड नेशन ये बोलते हैं कि जो डेवलपिंग नेशन है या लीस्ट डेवलप्ड नेशन है वो ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं, तो उनको एक तरीके से शिकंजा कसा जाए, ठीक है। लेकिन अगर एक्चुअल देखा जाए तो सबसे पहले जो या फिर पूरा अगर वर्ल्ड लेवल पर पोल्यूशन फैलाने का काम किया था वो किसने किया, डेवलप नेशन ने, क्योंकि सबसे पहली बार इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ हुआ वहां पर, और उस वक्त तो उतना एफिशिएंट मशीन भी नहीं था, ठीक है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन को ट्रीट भी किया जा सके, पहले तो वैसे ही इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाता था, ठीक है। आगे अगर देखा जाए और मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, मोर इकोनॉमिक डेवलप्ड कंट्रीज
इन इज अ सोवरेन स्टेट दैट हैज डेवलप्ड इकोनॉमी एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात, जहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा है, ठीक है। और देखा जाए जनरली यहाँ पर देखो एक बोला गया है मोर इकोनॉमिकली, मतलब वहां पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा है और इंडस्ट्री का डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर ये सब सारे नेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, डेवलप्ड नेशन। और दूसरा हम लोग जहाँ पर हाई इनकम ग्रुप रहता हो, जहाँ पर हाई पर कैपिटा इनकम का ग्रुप का पॉपुलेशन रहता हो। एग्जांपल के तौर पर आप यूएसए देख सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। डेवलपिंग नेशन आर रिलेटिवली लेस इंडस्ट्रियलाइज्ड, जो थोड़ा सा लेस इंडस्ट्रियलाइज रहता है, विच इज प्राइमरी फोकस ऑन एक्टिविटीज बट इज थ्राइविंग इन न्यू इंडस्ट्री डेवलपमेंट। ज्यादातर फोकस रहेगा प्राइमरी एक्टिविटी पर, मतलब एग्रीकल्चर पर। ज्यादातर जितने भी सारे डेवलपिंग कंट्रीज उनका ज्यादातर फोकस ये देखा गया है कि वो एग्रीकल्चर पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और इंडस्ट्री धीरे धीरे उनका बढ़ रहा है, ठीक है। वहां पर पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुआ, यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर पूरे अच्छे तरीके से डेवलप हो गया, इसी वजह से वो इंडस्ट्री भी डेवलप्ड हो चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कि जो इंडस्ट्रियलाइज नेशन है उससे कम, और यहाँ पर एग्रीकल्चर को प्राइमरी फोर्स माना गया है, प्राथमिकता ज्यादा दिया जाता है और इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे कि आपको, और ज्यादातर क्या सर्विस पर फोकस किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन वगैरह ज्यादा होते हैं, ठीक है। वैसे जरूरी नहीं कि हर एक डेवलपिंग नेशन में पॉपुलेशन ज्यादा ही हो, लेकिन ज्यादातर वो लोग मूव करते हैं कहाँ पर, प्राइमरी से टर्सरी, सेकेंडरी पर नहीं, क्योंकि सेकेंडरी कैपिटल इंटेंसिव होता है, मतलब जहाँ बहुत पैसा चाहिए होता है। अब मान लो फैक्ट्री को लगाना तो बहुत पैसा चाहिए ना, ऐसा नहीं है ना 2-4 रुपया में। लेकिन अगर आप यहाँ का बंदा अगर यूएसए कंपनी में ऑनलाइन काम कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, आराम से कर सकता है। ये यहाँ से माइग्रेट होकर कहीं सर्विस करने गया, आराम से कर सकता है, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्री में थोड़ा सा दिक्कत परेशानी देखने को मिलता है। लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जिसको एलडीसी के नाम से, आर अ लो इनकम कंट्रीज कौन है, कन्फ्रंटिंग अ सीवियर स्ट्रक्चरल इम्पीडियंस, मतलब क्या, जहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं हो रहा, जहां पर ना तो इंडस्ट्री बढ़ रही हो, ना तो एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ रही हो, ठीक है। वो सब सारे किसमें आएंगे भाई, तो अगर जनरली बोला जाए यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर, तो ये दोनों जो है वो एक तरीके से डेवलपिंग के अंदर आएंगे, ये डेवलप्ड के अंदर आएगा, और ये ये डेवलप्ड के अंदर आएगा, ये डेवलपिंग के अंदर आएंगे, और ये लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आएंगे। समझ गए? ये दोनों जनरली, ओहो उल्टा बोल दिया मैंने, मतलब जो हाई इनकम है वो क्या होगा, डेवलप्ड, और लो, और ये वाला दोनों क्या होगा, डेवलपिंग, और ये क्या होगा, लो इनकम लीस्ट डेवलप्ड, ठीक है। तो ये बात याद रखना, जनरली ये दोनों ही इसी में, इन्हीं दोनों में आपस में लड़ाई चलता रहता है कि भाई अब हम लोग इंडिया को अपर मिडिल इनकम ग्रुप में रख दिया गया, पहले यहाँ था लो मिडिल इनकम में, अब हम लोग कहाँ पर आ गए, तो एक तरीके से अब हमें यहाँ तक पहुंचना है भाई, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 2047 हो ही जाएगा, बोला तो जा रहा है, लेकिन 2047 अभी भी दूर लग रहा है, ठीक है। समझ में आया? लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में एक बात याद रखना, यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर, जहां पर देखो ह्यूमन एसिड एक बात बोला गया, एक जरूर याद रखना, यहाँ पर क्या बोला गया, दे आर हाईली वल्नरेबल टू एन इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल शॉक, मतलब उनको खाने वाने का लानत रहता है भाई, मतलब उनको प्रॉपर तरीके से खाना वगैरह भी प्रोवाइड नहीं होता है, और इकोनॉमिक शॉक मतलब वहां अगर कोई भी इकोनॉमिक शॉक आया किसी भी तरीके का, जैसे कोविड आ गया, तो ज्यादातर कौन सा नेशन जो है सफर किया, जो लीस्ट डेवलप या नेशन था, ठीक है, याद रखना है। एंड हैविंग अ लो, क्या हो गया भाई, लो लेवल ऑफ ह्यूमन एसेट, मतलब ह्यूमन एसेट का मतलब ह्यूमन कैपिटल वहां पर है ही नहीं, तो एसेट नहीं तो ह्यूमन कैपिटल में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, जब वो बच्चा जन्म से ही मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, अच्छे से उसका ग्रोथ ही नहीं हो पाया, तो वो अच्छा सोच कैसे पाएगा, अच्छा सोचेगा कौन, जिसका ग्रोथ अच्छे से हो रखा भाई। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर जो ह्यूमन का ग्रोथ होता है वो सही तरीके से नहीं होता है, क्योंकि वहां पर जनरली आपको देखने को मिलेगा कि ह्यूमन एसेट जो है वो डिग्रेडेड रहता है, जिसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन भी नहीं हो पाता है, और जहां मानव पूंजी का निर्माण नहीं हो पाएगा वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी सही से कैसे होगा, वहां पर खोज इनोवेशन कैसे होगा। यहाँ पर खोज इनोवेशन हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा कि जो डेवलप्ड नेशन के जितने भी कंपनीज होते हैं वो डेवलपिंग नेशन में आते हैं, क्योंकि उनको यहाँ स्कोप ज्यादा दिख रहा है, यहाँ प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है इन कम्पेयर टू अपनी कंट्री, ठीक है, क्योंकि वहां पर डेवलप हो चुका है। अब एक आदमी पूरे तरीके से डेवलप हो गया, जैसे बोला जा रहा है, अभी हाल ही में कंपनी एक रिपोर्ट आया है कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, उनका शेयर उस तेजी से नहीं बढ़ रहा। क्यों?
क्योंकि वो एक होता है ना भाई, शेयर बढ़ गया, अब वो बढ़ेगा भी तो बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि जो रिलायंस का शेयर होगा अचानक से 12,000 से 20,000 हो जाएगा, बहुत मुश्किल होगा। एमआरएफ का जो 20,000 के आसपास या उसके आसपास है उसका एक शेयर का दाम, तो ऐसा नहीं कि उसको बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, वो एक स्टेबलाइज। इसीलिए अगर आपको पैसा कहीं इधर से उधर नहीं करना है तो आप उसमें लगा सकते हो, लेकिन आपका पैसा ग्रोथ वहां पर ज्यादा नहीं होगा। ज्यादा ग्रोथ किसमें होगा, जो नई कंपनी अपनी शेयर लेके आ रही है, क्योंकि उसका ग्रोथ का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, ये बात समझना है। तो यहाँ पर ये तीनों के बारे में दिया गया। क्वेश्चन से कुछ मैंने यूपीएससी में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, तो मैंने उसका थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देने की कोशिश करा है मैंने। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला गया, अभी नया चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। इज इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी? मार्केट इकोनॉमी में इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल है या नहीं है? समावेशी विकास बाजार अर्थव्यवस्था में पॉसिबल है या नहीं है? ठीक है, यहाँ सवाल, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस, महत्व, ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन अचीविंग द इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया? इंडिया के रिस्पेक्टिव से बताना है, ठीक है। हम लोग तो बोलते हैं कि भाई मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन ज्यादातर इकोनॉमी हमारा क्या एक तरीके से मार्केट इकोनॉमी है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ही ज्यादातर जो है वो डिसीजन को लिया जाता है ना। वैसे सरकार भी हस्तक्षेप करती है, लेकिन जनरली मार्केट इकोनॉमी तो बोलेंगे। मार्केट इकोनॉमी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी बाजार अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहां पर प्राइवेट सेक्टर का रोल ज्यादा होता है इन कंपेयर टू, हाँ, मार्केट इकोनॉमी को हम लोग फ्री मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं जनरली, ठीक है, तो याद रखना है। It is argued that a strategy of inclusive growth is intended to meet the objective of inclusiveness and sustainability together. कितना अच्छा बात बोला कि भाई इंक्लूसिव ग्रोथ तभी हो सकता है कि जब ऑब्जेक्टिव जो इंक्लूसिवनेस का, ठीक है, आर्ग्यू किया जाता है कि अगर इंक्लूसिव ग्रोथ करना है तो आपको सस्टेनेबिलिटी और इंक्लूसिवनेस को दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। मतलब सारे लोगों को इंक्लूड करके, सारे रीजन को, सारे लोगों को साथ में लेकर, और साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फ्यूचर का ध्यान देते हुए हमें डेवलप करना चाहिए। तो इसके बारे में ठीक है लिख सकते हो, बाकी मैंने बता दिया। एनालाइज द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। हैज इंडिया बीन एक्सपीरियंसिंग सच अ ग्रोथ प्रोसेस? क्या इंडिया एक्सपीरियंस कर रहा है? एग्जांपल के साथ बताइए, ठीक है। एनालाइज एंड सजेस्ट द मेजर फॉर, और एनालाइज और सजेस्ट कीजिए। एनालाइज मतलब इंडिया क्या क्या कर रहा है, और सजेस्ट मतलब अपना कि क्या क्या एक तरीके से कर सकती है। जैसे अभी हाल ही में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को निर्मला सीतारमन ने इनवाइट किया था कि आप जो 1 तारीख को बजट पेश होने वाला है उसमें कुछ सुझाव दीजिए कि क्या हम लोग एक तरीके से, वहां के कुछ बच्चों को बुलाया गया था, ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग अपने बजट में जो है यूथ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या वहां उनको बढ़ावा दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये अच्छी एक तरीके से चैलेंजेस है जिसको इंक्लूसिवनेस को दिखाता है कि सरकार सबको साथ में लेकर चलना चाहती है। कमेंट ऑन द चैलेंज ऑफ फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ विच इंक्लूड अ केयरलेस एंड यूजलेस मैन पावर इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। देख रहे हो, एक है भाई क्या कि कमेंट ऑन द चैलेंज, कि हमारे पास चैलेंज क्या है कि जो केयरलेस है और जो यूजलेस मैन पावर है, जिसके पास कोई स्किल नहीं, वो यूजलेस है कि नहीं, जो अपने आप को सही तरीके से डेवलप नहीं कर पाया वो क्या हो गया, केयरलेस हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं हमारे देश में जो काम करना चाहते ही नहीं, उनको कैसे आप एक तरीके से प्रेरित कर पाओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सजेस्ट द मेजर्स टू टेक इन फेसिंग दिस चैलेंज को बताइए भाई, ठीक है। तो ये हिंदी में, अच्छा हिंदी में मैंने नहीं रखा है, ठीक है। उसके बाद ये रहा आपका थैंक यू, ठीक है। थैंक यू मत लिखिएगा, ठीक है। यहाँ तक सेवा समाप्त हुआ। कल गरीबी होगा, हाँ तो भाई साहब गरीबी को तो बहुत अच्छे तरीके से, पर्स खाली है, रोटी थोड़ा सा बेकार है, रोटी नहीं होता है ब्रेड। गरीबी के साथ साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनइक्वालिटी को, असमानता, ठीक है। तो कल से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसको ग्रुप में भेज देंगे, अभी भेज देता हूँ, बंद कर दीजिए।